हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक प्रो एके। हाज़िर हूँ एक नए सेशन के साथ। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्टब जोन के बारे में। स्टब जोन क्या है और हम इसको कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं विंडोज़ सर्वर पे। स्टब जोन को समझने से पहले, डिस्कस करने से पहले चलते हैं एक डायग्राम पे और वहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डीएनएस या मास्टर एंड स्लेव डीएनएस का एक ओवरव्यू फिर से कर लेते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो डीएनएस हैं ये अथॉरिटेटिव डीएनएस होते हैं। अथॉरिटेटिव डीएनएस मीन्स ऐसे डीएनएस सर्वर जो जोन को ऑन करते हैं। मास्टर स्लेव के केस में मास्टर जोन फाइल्स को ऑन कर जोन को ऑन करता है। आपकी जो फॉरवर्ड एंड रिवर्स लुकअप क्यूरीज होती हैं उसके लिए जोन्स बनाए जाते हैं। जोन्स के अंदर आप जोन फाइल्स बनाते हैं और उन फाइल्स में आप डिफरेंट रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूरीज। लाइक आपने IP टू नेम रेजोल्यूशन करवानी है तो उसके लिए A रिकॉर्ड होता है। नेम टू IP करवानी है तो PTR रिकॉर्ड होता है। मेल एक्सचेंज के लिए आप MX रिकॉर्ड यूज़ करते हैं। क्लोनिकल नेम यानी शॉर्ट नेम्स के लिए आप यूज़ करते हैं C नेम रिकॉर्ड। अब मास्टर DNS जो है इन जोन्स का, ये जोन फाइल का ऑनर होता है। लाइक वो इन्हें ऑन करता है। सो ये यहाँ पे जो जोन फाइल्स हैं आपकी वो राइटेबल कापीज़ होती हैं। राइटेबल कापीज़ मीन्स कि आप यहाँ पे ये जो जोन फाइल्स हैं इनके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन या अपडेट कर सकते हैं। आपने रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। रिकॉर्ड को डिलीट करना है, अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, एनी टाइप ऑफ एक्शन एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। जबकि स्लेव के केस में ऐसा नहीं होता। स्लेव के केस में स्लेव के पास जो जोन्स की कापीज़ होती है वो शेयर की जाती है आपके प्राइमरी DNS से। और ये जो जोन की कापी को ऑन करता है ये रीड ऑनली होती है। यहाँ पे जो जोन्स की अगर कोई फाइल्स हैं तो आप उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। आपने रिकॉर्ड्स को ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है तो आप स्लेव DNS पे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो जोन्स की आपके पास फाइल्स हैं ये रीड ऑनली हैं। जो भी मॉडिफिकेशन आपने करनी है वो करनी है आपने मास्टर या प्राइमरी DNS पे। सेम नेम यूज़ कर सकते हैं आप, मास्टर भी यूज़ कर सकते हैं, प्राइमरी DNS भी। सिमिलरली स्लेव के लिए आप सेकेंडरी का नेम भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसे यूज़ क्यों किया जाता है। अगर आप इस डायग्राम को भी देखें तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन जो है ये इंटरनल डोमेन है और ये मास्टर एंड स्लेव दोनों के केस में सेम डोमेन है। बेसिकली आपके इंफ्रा में अगर प्राइमरी एंड सेकेंडरी DNS लगे हुए हैं तो प्राइमरी DNS कि लोड बैलेंसिंग के लिए या रिडेंडेंसी के लिए आप सेकेंडरी DNS का यूज़ करते हैं। इन केस कि आपका प्राइमरी DNS रिस्पॉन्ड नहीं करता तो उस केस में जो क्यूरीज रिजॉल्व होंगी आपके सेकेंडरी DNS से होंगी। और साथ में ये लोड बैलेंसिंग भी प्रोवाइड करता है कि आपके जो क्यूरीज हैं सारा लोड आपका प्राइमरी DNS पे ना जाए बल्कि आपके सेकेंडरी DNS से भी क्यूरीज आपकी रिजॉल्व हों। अब ये तो था कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी DNS क्या है। सो अब चलते हैं स्टब रिजॉल्वर की तरफ। स्टब से पहले एक और इंफ्रा को एक और जो हमारी DNS टाइप है उसको समझ लेते हैं। उसको कहते हैं फॉरवर्डर्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी के केस में अगर देखें आप तो ये इंटरनल डोमेन एक ही डोमेन के लिए यूज़ होते हैं। इन केस कि आपने क्यूरीज किसी एक्सटर्नल डोमेन पे फॉरवर्ड करनी है उस केस में फिर ये नेम रेजोल्यूशन आपकी प्रोवाइड नहीं करेंगी, क्यूरीज आपकी रिजॉल्व नहीं होंगी। सपोज़ मेरी एक क्यूरी पब्लिक DNS पे जानी है, एक ऐसी क्यूरी है जो पब्लिक DNS से रिजॉल्व होनी है। तो उस केस में अगर मेरे प्राइमरी या सेकेंडरी DNS पे कोई क्यूरी जाएगी तो मुझे उस क्यूरी का और एक प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिलेगा, एक एरर रिस्पांस ही मिलेगा। लाइक मेरी क्यूरी रिजॉल्व नहीं होगी। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं फॉरवर्डर्स को। फॉरवर्डर्स में हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि आपके पास अगर इस डोमेन की क्यूरी है, ये दोनों आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल डोमेन दोनों टाइप की क्यूरीज के लिए काम करता है। तो फॉरवर्डर्स में हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि अगर आपके पास XYZ डोमेन की सपोज example.local की आपके पास क्यूरी है तो आपने इसको क्यूरी को फॉरवर्ड करना है प्राइमरी DNS पे या फिर आपने फॉरवर्ड करना है इसको सेकेंडरी DNS पे या फिर प्राइमरी DNS पे। जो example.local की क्यूरीज होंगी वो आपके इंटरनल डोमेन पे फॉरवर्ड कर देगा और ये क्यूरी फर्स्ट टाइम फॉरवर्ड करेगा
जब उसे फर्स्ट टाइम ये क्यूरी रिसीव्ड होगी। उसके बाद उस क्यूरी को क्या करेगा, अपने पास कैशे कर लेगा। फिर नेक्स्ट जब भी इसके पास उस डोमेन की क्यूरी आएगी तो वो उसको रिजॉल्व करेगा अपने कैशे से। इसी तरह अगर उसके पास एक एक्सटर्नल डोमेन की क्यूरी आती है तो वो फिर उसको फॉरवर्ड करेगा एक्सटर्नल पब्लिक डीएनएस सर्वर पे, या उस डीएनएस सर्वर पे जो उस डोमेन का है। लाइक अगर पब्लिक डोमेन की उसके पास क्यूरी आती है तो वो क्यूरी को इस पब्लिक डीएनएस पे फॉरवर्ड करेगा। अब यहाँ पे ये होता है कि हमने डिफ़ाइन करना होता है कि फर्स्ट क्यूरी वो किसको फॉरवर्ड करे एंड सेकंड क्यूरी किसको फॉरवर्ड, सेकंड टाइम वो क्यूरी किसको फॉरवर्ड करे। फर्स्ट टाइम जब भी क्यूरी आएगी तो आपने डिफ़ाइन किया होता है कि फर्स्ट फॉरवर्ड अगर आप इस इंटरनल डोमेन के डीएनएस सर्वर को कन्फिगर कर लेते हैं तो क्यूरी जब भी आएगी फर्स्ट टाइम वो इसको फॉरवर्ड करेगा। यहाँ से रिस्पांस अगर मिल गया उसको उसने कैशे कर लिया, अगर रिस्पांस नहीं मिलता तो फिर सेकंड टाइम उसने इस क्यूरी को फॉरवर्ड करना है आपके दूसरी डोमेन के डीएनएस को। वहाँ से अगर उसको रिस्पांस मिलेगा तो उसको भी वो कैशे कर लेगा। सो फर्स्ट टाइम आपका जो रिस्पांस है उसकी अगर रेजोल्यूशन पीरियड की बात की जाए तो वो थोड़ा ज़्यादा होता है। जब एक दफ़ा आपका जो रिस्पांस है वो जो आपकी क्यूरी है वो रिजॉल्व हो जाती है तो उसके बाद वो आपको रिस्पांस करता है आपके अपनी कैशे से। अब इस केस में ये होता है कि आपने जो फारवर्डर्स हैं वो डिफ़ाइन करने होते हैं। मेरे पास अगर 3 फारवर्डर्स हैं, ये भी मेरे पास एक डीएनएस सर्वर है, ये एक अलग डोमेन का डीएनएस सर्वर है और सपोज़ कि ये एक पब्लिक डीएनएस सर्वर है। तो मैंने यहाँ पे 3 फारवर्डर्स डिफ़ाइन करना है कि आपको इस डोमेन की जो क्यूरी है आपने XYZ इस डीएनएस सर्वर को फॉरवर्ड करनी है। अगर इस डोमेन की आए तो आपने XYZ इस डोमेन के सर्वर को फॉरवर्ड करनी है। सिमिलरली अगर आपके पास एक एक्सटर्नल डोमेन लाइक पब्लिक डोमेन की कोई क्यूरी आती है तो आपने पब्लिक सर्वर पे फॉरवर्ड करनी है। तो यहाँ पे आप मैनुअली अपडेट करते हैं, मैनुअली मेंटेन करते हैं अपने डीएनएस सर्वर को जो आपका फॉरवर्डर है। सिमिलरली आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी डीएनएस है, उनके केस में भी आपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होता है। रिकॉर्ड को खुद आप मेंटेन करते हैं। अगर रिकॉर्ड के अंदर कोई चेंजिंग करनी है तो आपने अपने इस प्राइमरी डीएनएस सर्वर में जिसके पास राइटेबल कापी होती है वहाँ पे रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई या अपडेट करेंगे। और जोन ट्रांसफ़र का जो टाइम पीरियड होगा उसके बाद उस टाइम पीरियड पे आपका जो सेकेंडरी डीएनएस है उसने जोन ट्रांसफ़र शेयर की रिक्वेस्ट भेजनी है और जोन को वो अपडेट करता रहेगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट भी नहीं है और इनका यूज़ केस भी डिफरेंट है। यूज़ केस कैसे डिफरेंट है कि आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो डीएनएस है वो इंटरनल जो डोमेन्स हैं उनकी क्यूरीज को रिजॉल्व करने के लिए, लोड बैलेंसिंग के लिए एंड रिडंडेंसी प्रोवाइड करने के लिए फॉरवर्डर्स दोनों केस में काम आता है। मीन्स आपकी डोमेन्स अगर डिफरेंट भी हों, इंटरनल डोमेन्स भी हों और एक्सटर्नल डोमेन्स भी हों, तो उस केस में वो आपकी क्यूरीज को फॉरवर्ड करता है। फर्स्ट टाइम फॉरवर्ड करेगा, फॉरवर्ड करने के बाद अगर उसको जो रिस्पांस मिलता है वो उसको अपने कैशे में सेव कर लेता है और उसके बाद कैशे से ही वो रिस्पांस करेगा क्यूरीज को फास्ट रिजॉल्व करने के लिए। अब हम चलते हैं स्टब रिजॉल्वर की तरफ। स्टब रिजॉल्वर बेसिकली एक लाइट वेट यू कैन से दैट के सर्वर है। स्टब रिजॉल्वर इन विंडोज DNS इज अ स्पेशल रीड ऑनली जोन दैट स्टोर्स ओनली द एसेंशियल रिकॉर्ड्स। स्टब जोन बेसिकली एक ऐसा DNS स्पेशल जोन है जो कि रीड ऑनली होता है और कुछ एसेंशियल जो है ना ये DNS रिकॉर्ड्स को रखता है अपने पास। अब उन रिकॉर्ड्स को रखता किस वजह से, नीडेड टू आइडेंटिफाई द अथॉरिटेटिव DNS सर्वर फॉर अनदर जोन, ताकि वो अथॉरिटेटिव जो इन्फॉर्मेशन है नीड टू आइडेंटिफाई, उनको आइडेंटिफाई कर सके अथॉरिटेटिव DNS सर्वर को किसी और जोन के लिए। लाइक मेरे पास 3 जोन है, जोन ए एक डोमेन है मेरे पास A B and C, तो हर एक का अपना एक जोन होगा फॉरवर्ड एंड रिवर्स, इसका भी अपना फॉरवर्ड एंड रिवर्स जोन होगा, इसका भी अपना फॉरवर्ड एंड रिवर्स जोन होगा। सो अगर हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी के केस में जाएं या फॉरवर्डर के केस में जाएं तो यहाँ पे हमें रिकॉर्ड्स को बहुत यहाँ पे मेंटेन करने पड़ते हैं। हमने सारे रिकॉर्ड यहाँ पे रखने हैं, A रिकॉर्ड रखेंगे, PTR रखेंगे, NS रखेंगे, MX रखेंगे। तो ये एक एज़ कम्पेयर टू स्टब अगर देखा जाए तो हैवी भी है, इसमें अपने सारे रिकॉर्ड मैन्युअली अपडेट भी करने हैं। स्टब के केस में ऐसा नहीं होता। स्टब सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स को अपने पास
ऑन करता है या अपने पास सेव रखता है, अपने पास उसकी इंफॉर्मेशन रखता है, ताकि वो जो कोई भी दूसरा जो डीएनएस सर्वर है उसके जोन की इंफॉर्मेशन ले सके और फिर वहीं से वो क्यूरीज को रिज़ॉल्व भी करता है। अब वो रिकॉर्ड कौन कौन से हैं? सबसे पहला है एसओए रिकॉर्ड। एसओए रिकॉर्ड होता है स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी जो रिकॉर्ड है ये बेसिकली आपको जो अथॉरिटेटिव इंफॉर्मेशन है उसको डिफ़ाइन करता है। मींस कि आपका नेम सर्वर कौन है, कौन सा है, उस नेम सर्वर का जो आपका डोमेन नेम सर्वर है उसका मेंटेनर कौन है, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर होती है। फिर अगर आपने प्राइमरी एंड सेकेंडरी डीएनएस को कॉन्फ़िगर किया तो इसके अंदर स्टेट ऑफ अथॉरिटी के अंदर आप कुछ पैरामीटर डिफ़ाइन करते हैं कि लाइक सेकेंडरी डीएनएस सर्वर ने कितनी देर के बाद, कितने टाइम पीरियड के बाद जोन शेयर की रिक्वेस्ट, जोन ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। जोन ट्रांसफ़र अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके क्या रिजल्ट होंगे, जोन ट्रांसफ़र अगर फेल हो जाता है तो फिर उसने दोबारा कब रिक्वेस्ट जनरेट करनी है जोन ट्रांसफ़र के लिए। फिर अगर मल्टीपल जो ट्राइज़ हैं जोन ट्रांसफ़र की, अगर जोन ट्रांसफ़र की वो जो रिक्वेस्ट जनरेट करता है आपका जो मास्टर डीएनएस है या प्राइमरी डीएनएस है वो रीचेबल नहीं है या पिंग नहीं हो रहा या उससे रिस्पांस नहीं आ रहा, तो कितनी मैक्सिमम वो ट्राइज़ करेगा, कितनी देर तक उसने रिकॉर्ड्स को होल्ड करके रखना है कैशे में। तो ये सारे पैरामीटर हम एसओए रिकॉर्ड के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। एनएस रिकॉर्ड आ जाता है नेम सर्वर रिकॉर्ड। यहाँ पे हमने नेम सर्वर डिफ़ाइन करना होता है, उसकी आईपी यहाँ पे डिफ़ाइन करना होता है, उसका एफक्यूडीएन हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा नेम सर्वर कौन सा है। उसके बाद आ जाते हैं ग्लू ए रिकॉर्ड। ग्लू ए रिकॉर्ड या इनको ए रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, लाइक ए रिकॉर्ड एंड टेट्राहेड्रल रिकॉर्ड्स आपके आईपी टू नेम रेजोल्यूशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब इसको मेनली यूज़ क्यों किया जाता है? टू इम्प्रूव द नेम रेजोल्यूशन बिटवीन सेपरेट डोमेन नेम सिस्टम नेम स्पेसिस। आपके पास डिफरेंट नेम स्पेस हैं, डोमेन नेम्स हैं, लाइक मेरे पास एग्जाम्पल डॉट लोकल एक नेम स्पेस है और दूसरी मेरे पास नेम स्पेस है टेक्निकल डॉट लोकल। अगर मैं प्राइमरी सेकेंडरी के आर्किटेक्चर के साथ जाऊं तो ये दोनों एक ही नेम स्पेस में एक ही डोमेन के साथ काम करेंगे। फारवर्डर के केस में जाऊं तो उसके केस में हमने देखा है कि फारवर्डर क्यूरीज को फॉरवर्ड करता है जो भी आपने उसका मास्टर डीएनएस या डिफ़ाइन किया होता है कि आपने इस डोमेन की क्यूरी इस पे फॉरवर्ड करनी है, उसको आप लोकली मेंटेन करके रखते हैं, उसके रिकॉर्ड्स को आपने मैनुअली मेंटेन करना होता है। जबकि स्टब के केस में ऐसा नहीं है। स्टब ऑटोमेटिकली, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो जोन्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट हों तो उस केस में आप स्टब का यूज़ करेंगे। अब देखें यहाँ पे इसको हम डिफ़ाइन भी किया हुआ है, स्टब जोन्स आर यूज़फुल व्हेन। कब यूज़फुल व्हेन हैं? जब आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मर्ज कर रहे हो या आपको क्रॉस नेम स्पेस रेजोल्यूशन चाहिए हो। सेकंड ये आ जाता है कि यू वांट टू ऑटोमेटिक अपडेट्स ऑफ अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर्स इन्फो लाइक अनलाइक कंडीशनल डीएनएस कंडीशनल फॉरवर्डर्स। जब आप ये चाहते हो कि आपके जो अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर्स हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए तो उस केस में आपने स्टब का यूज़ करना होता है। आप मैनुअली जो मेंटेनिंग है फॉरवर्डर्स के केस में अगर उससे बचना चाहते हैं तो तब भी आप स्टब का यूज़ कर सकते हैं। मेन यूज़ इसका यही है कि आपने जो सेपरेट नेम डिफरेंट नेम स्पेसिस हैं, डीएनएस नेम स्पेसिस हैं, सेपरेट नेम स्पेसिस हैं, डोमेन्स हैं, उनके दरमियान अगर आपने नेम रेजोल्यूशन करवानी है तो उसके लिए आप स्टब का यूज़ करते हैं। अब ये एक चीज़ यहाँ पे लिखी है कि इट कीप्स द डेलीगेशन इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली अपडेटेड। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे आपका जो मास्टर या आपका अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर है इसके जोन्स या इसके रिकॉर्ड्स में जब भी कोई अपडेट होगी तो ये चूँकि जो आपका स्टब रिजॉल्वर है, स्टब जोन है जो इसके अंदर आपके स्टेट ऑफ अथॉरिटी, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, नेम्स सर्वर नेम सर्वर हैं, ग्लू रिकॉर्ड्स होते हैं, तो ये उनको ऑटोमेटिकली ये इसके साथ सिंक होता है, तो ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाते हैं। आपको मैनुअली यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता अपने रिकॉर्ड्स को। ये आपके जोन की समझ लें कि रीड ऑनली कापी एंड वेरी लाइट रीड ऑनली कापी को होल्ड करता है, ऑन करता है। आपने एक दफ़ा यहाँ पे अपना जो मास्टर सर्वर है उसको डिफ़ाइन कर दिया, स्टब जोन आपने क्रिएट कर दिया, तो जब भी आपके इस जोन के अंदर
कोई भी चेंजिंग, कोई भी मॉडिफिकेशन अपडेट होगी तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसके रिकॉर्ड्स में आ जाएगी। इसके रिकॉर्ड्स मीन्स कि यहाँ पे वो रिकॉर्ड सेव नहीं होता, क्योंकि इसकी कॉपी को एक कॉपी रखता है अपने पास, इसके पास एक कॉपी होती है उस जोन की इंफॉर्मेशन की। जोन की इंफॉर्मेशन के सारे रिकॉर्ड नहीं होते, सिर्फ 3 रिकॉर्ड, SOA, नेम सर्वर एंड ग्लू ए रिकॉर्ड या ए रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन है इनके पास होती है, इसके पास होती है। सो इसको क्यूरीज फॉरवर्ड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉरवर्डर तो क्या करते हैं कि जब फॉरवर्डर के पास क्यूरी आती है तो अगर आपने इसको डिफ़ाइन किया हुआ मास्टर, तो वो क्यूरी को फॉरवर्ड करेगा इस पे, उसके बाद वो रिस्पांस आने के बाद उसका रिज़ल्ट कैशे करेगा। तो इसके केस में ऐसा नहीं है, इसके पास जब क्यूरी आएगी तो ये अपने जोन से ही उसको रिजॉल्व करके देगा, क्योंकि इसका जोन, इसके पास उस अथॉरिटेटिव जोन की इंफॉर्मेशन है जहाँ से ये क्यूरी रिजॉल्व होनी है। सो ये क्यूरी को वहाँ पे फॉरवर्ड किए बगैर यहाँ से ही इसको रिजॉल्व करके देगा। लैब इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो लैब इन्वायरमेंट के लिए मेरे पास आज के सेशन में मैं 3 वर्चुअल मशीन्स का यूज़ करूँगा। पहली वर्चुअल मशीन जिसका होस्ट नेम DC1, IP इसकी देखें 172.16.0.105 है और इसकी डोमेन example.local। दूसरी वर्चुअल मशीन होस्ट नेम DC2 डिफरेंट नेटवर्क पे है और इसकी IP है 192.168.229.21 और इसकी डोमेन भी डिफरेंट है, technical.local। थर्ड वर्चुअल मशीन जहाँ पे मैंने स्टब जोन क्रिएट करना है, उस पे 2 निक्स कार्ड मैंने ऐड किए हुए हैं। अब 2 निक्स कार्ड का जो यूज़ है वो किस लिए है, एक निक कार्ड के थ्रू इस नेटवर्क पे जो वर्चुअल मशीन है उसके साथ ये कम्युनिकेट करेगी, कनेक्टिविटी करेगी, और सेकंड निक कार्ड से ये कनेक्टिविटी करेगी, कम्युनिकेट करेगी आपके इस DNS सर्वर के पास। अब ये दोनों जो DNS सर्वर हैं आपके example.local डोमेन वाला और technical.local डोमेन वाला, दोनों अथॉरिटेटिव DNS सर्वर होंगे, लाइक दोनों के अपने अपने जोन होंगे। सो चलते हैं अपनी VMs पे और प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम कैसे इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले ये मेरी विंडोज़ सर्वर 2022 की वर्चुअल मशीन है। पावरशेल में अगर आपको लेके चलूँ तो यहाँ पे मैंने कमांड रन करके रखी हुई है, इसकी IP है 172.16.0.105। सेकंड विंडोज़ सर्वर 2022 की जो वर्चुअल मशीन है, इसकी जो IP है 192.168.229.21। अगर आप डायग्राम को देखें तो एज़ पर डायग्राम ये मेरी सेकंड वर्चुअल मशीन है जिसकी डोमेन technical.local है। डोमेन भी हम चेक करते हैं। थर्ड वर्चुअल मशीन की अगर बात करूं तो इस पे भी हम कमांड्स चला के देख लेते हैं। इफ़ कन्फिग IP कन्फिग, इफ़ कन्फिग लिनक्स की कमांड है। एंड जो सेकंड अडाप्टर है उस पर मैं IPs सेट कर लेता हूँ। विंडोज़ सेकंड अडाप्टर पे अगर IP देखें 107 एंड दूसरी वर्चुअल मशीन से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास इस पे मैं IP सेट कर देता हूँ। मशीन की सेटिंग में जाए, नेटवर्क अडाप्टर में चेक कर लेता हूँ कौन सा लगा हुआ है इसमें। VMnet 1 अगर यहाँ पे देखा जाए तो VMnet 1 की IP रेंजेस हम चेक कर लेते हैं। वन 192.168.229.1। सो हम चलते हैं ATH0 पे प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे हम अपनी IPs की सेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है हमारी। डिटेल्स में जाएं ऑटोमेटिक IP4 जो इसकी IP है 192.168.229.110 ऑलरेडी सेट है। यहाँ पे अगर देखें तो इसकी IP इफ़ कन्फिग
ऑल करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास इसकी आईपी आ जाती है 192.168.229। अब डुप्लिकेट कर रहा है, इसको देख लेता हूँ कि डुप्लिकेट यहाँ पे क्यों शो कर रहा है। पावर शेल (21) DNS आईपी की सेटिंग हम इस पर दोबारा से कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़, वन 192.168.229.21। और यहाँ पे हमने रखनी है 10। दैट्स वाई इट वाज शोइंग डुप्लीकेट। यहाँ पे 10 रख लेते हैं, इंटर करते हैं। डिफ़ॉल्ट गेट पे भी जो इसका DNS है वो भी इसी को दे देते हैं, ऐड करते हैं, ओके करते हैं, क्लोज करते हैं। पावर शेल पे अगर चलें अब हमारे पास इसकी आईपी स्टिल इज शोइंग डुप्लीकेट। आई थिंक आई हैव टू सेट दिस वन, दिस इज 21। ओके ओके। इस पे आते हैं, प्रॉपर्टीज़, IPv4 10 192.168.10.29.10। ओके ओके। सो हमारी आईपी सेट हो चुकी हैं। इसकी एक आईपी है 192.168.229.10। कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। 192.168.229. This is 10. It's 21. It's 10. ओके, यहाँ से हम जो हमारी फर्स्ट मशीन है उसको भी चेक कर लेते हैं। 16.0.105। सो यहाँ से हमारी दोनों मशीन्स रीचेबल है। फर्स्ट मशीन पे चलते हैं। ऐड रोल्स एंड फीचर, यहाँ से हमने जो DNS सर्वर का रोल है, फीचर है, उसको ऐड करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप सर्विसेज में जाएं तो यहाँ पे देखें तो DNS क्लाइंट की ही सिर्फ सर्विस रन कर रही होती है। आपके पास DNS सर्वर के नाम से सर्विस यहाँ पे नहीं शो हो रही। सो हमने यहाँ पे रोल को ऐड करना है। होस्ट नेम ऑलरेडी मैंने सेट किए हुए हैं DC1। इस मशीन का जो होस्ट नेम है DC1 है। इसका होस्ट नेम अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो है DC2। इस पे जो डिफ़ॉल्ट होस्ट नेम होता है वही है। कोई मैंने अलग से होस्ट नेम इस पे या जो इसके DNS सफिक्स है वो मैंने
सेट नहीं की हुई, जबकि जो मेरे दूसरे DNS हैं, इन पर DNS सफिक्स को भी इनेबल किया है, कर लेते हैं उसको भी। सो चलते हैं DNS सर्वर, ऐड फीचर, नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल। विंडो आर की कमांड करता हूँ, DNS सफिक्स भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब चूँकि हमारी जो मशीन्स हैं इस पे हमने डोमेन ज्वाइन नहीं करवाई, तो इस केस में हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, DNS सफिक्स की। जब तक हमारा रोल, हमारा रोल इस मशीन पे सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। सर्विसेज में अगर आप जाएंगे तो आपको DNS क्लाइंट के साथ DNS सर्वर की जो सर्विस है वो भी आपको यहाँ पे शो होगी, इनेबल एंड रनिंग। सफिक्स को मैं ऐड कर लेता हूँ। नेटवर्क कनेक्शंस पे आप जाएंगे, नेटवर्क अडाप्टर की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, IPv4 एडवांस DNS सफिक्स ऑलरेडी example.local ऐड है। सेकंड मशीन पे चलते हैं, विंडोज़ आर की कमांड प्रेस करेंगे, नेटवर्क कनेक्शंस पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़, IPv4 एडवांस DNS सफिक्स इसके हैं technical.local। ओके क्लोज। भी अगर मैं आपको इसका दिखाऊं तो ये देखें technical.local के नाम से इसका जो DNS सफिक्स है वो शो हो रहा है। उसके बाद हम चलते हैं सर्वर मैनेजर पे, लोकल डैशबोर्ड, यहाँ पे मैनेज में आएंगे, ऐड रोल्स एंड फीचर, नेक्स्ट करते जाएं, DNS को सिलेक्ट करें, ऐड फीचर्स, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। थर्ड मशीन पे आते हैं, ऐड रोल्स एंड फीचर। ये अगर आपको यहाँ पे शो ना हो रहा तो यहाँ पे मैनेज पे आके यहाँ पे ऐड रोल एंड फीचर कर सकते हैं। ऐड रोल्स एंड फीचर, नेक्स्ट करते जाएं, DNS को सिलेक्ट करें और इसी तरह हम यहाँ पे भी रोल को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये मेरी जो पहली वर्चुअल मशीन है जिसका जो होस्ट नेम है DC1 है और इसका नेटवर्क 172 है। इस पे हम जो जोन्स हैं वो डिफ़ाइन क्रिएट करते हैं, जोन फाइल्स, और उसके अंदर हम रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ये ऑलरेडी मेरे पास लास्ट जो सेशन है उसका क्रिएट हुआ पड़ा है। सो उसके लिए हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं और नए सिरे से हम क्रिएट करते हैं, ताकि जोन पे क्लिक करेंगे, न्यू जोन, नेक्स्ट। प्राइमरी जोन है तो प्राइमरी,
अब यहाँ पे आपने अपनी डोमेन मेंशन करनी है, एग्जाम्पल डॉट लोकल। नेक्स्ट करते जाएं। 3 ऑप्शन है आपके पास। पहला ग्रेड आउट है, वो एक्टिव डायरेक्टरी के लिए होता है। एक्टिव डायरेक्टरी हमारे पास अभी कॉन्फ़िगर नहीं है, तो दैट्स वाई इट्स ग्रेड आउट। सेकंड जो ऑप्शन है, अलाउ बोथ नॉन सिक्योर एंड सिक्योर डायनेमिक अपडेट्स। लाइक आप ये चाहते हैं कि कोई भी क्लाइंट आपके जो रिकॉर्ड्स हैं या जोन्स हैं उनको अपडेट कर सके, तो उसके लिए आप ये यूज़ करते हैं। लैब इन्वायरमेंट के लिए ठीक है, बट इन रियल इन्वायरमेंट आप इसको यूज़ नहीं करते। या तो आप एक्टिव डायरेक्टरी के साथ जाते हैं, अलाउ ऑनली सिक्योर डायनेमिक अपडेट्स, या फिर आप डू नॉट अलाउ डायनेमिक अपडेट्स, ताकि आप मैनुअली जो आपके जो जोन्स हैं उनको अपडेट कर सकें, रिकॉर्ड्स हैं उनको मैनुअली अपडेट कर सकें। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे। सिमिलरली रिवर्स लुकअप के लिए न्यू जोन, राइट क्लिक करेंगे, न्यू जोन के ऑप्शन पे जाएंगे, प्राइमरी जोन है, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपने नेटवर्क की आईपी देंगे। हमारा नेटवर्क है 172.16.0। नेक्स्ट करेंगे, सेम सेकंड ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ऑटोमेटिकली कुछ रिकॉर्ड क्रिएट हो चुके हैं। इन्हें हमने, ये हमारे पास स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी एंड नेम सर्वर। अगर इसको मैं डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखें इसका सिर्फ जो फर्स्ट नेम है वो आ रहा है, तो इसे हमने करेक्ट करना होता है। एडिट करेंगे और यहाँ पे हम अपना पूरा जो डोमेन है साथ फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, DC1 एग्जाम्पल डॉट लोकल। आईपी एड्रेस में हम अपने इस सिस्टम का आईपी एड्रेस दे देंगे 172.16.0.105। ओके करेंगे। अप्लाई करें एंड ओके। सिमिलरली हम स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी इसको भी करेक्ट कर लेते हैं, एग्जाम्पल डॉट लोकल। और ये देखें स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी के अंदर आपका जो प्राइमरी सर्वर है उसका नाम आ जाता है, फुली क्वालिफाइड डोमेन एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन। लाइक आप ये चाहते हैं कि आपका जो मेंटेनर है या जो आपका DNS सर्वर का जो भी एडमिन होगा तो उसका आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ताकि कोई भी क्यूरी अगर आए तो उस मेंटेनर के पास नोटिफिकेशन अगर जाना हो तो इसके पास चला जाए। जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उसको मेंशन कर सकते हैं, उसकी ईमेल आईडी मेंशन कर दें। मैं इसी को रहने देता हूँ, साथ एग्जाम्पल डॉट लोकल को ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद देखें रिफ़्रेश इंटरवल है, ये मिनट्स में, कितने मिनट्स के बाद आपका जो जोन ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट है सेकेंडरी सर्वर वो करेगा। रीट्राई इंटरवल कितनी देर के बाद, अगर वो रीट्राई आपका जोन ट्रांसफ़र नहीं होता फेल हो जाता है तो उसके बाद दोबारा कब क्यूरी वो करेगा, रेज़ करेगा, या दोबारा से कब उसको रिफ़्रेश की जोन ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट भेजेगा। एक्सपायर आफ्टर, आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो कब एक्सपायर होंगे, मिनिमम डिफ़ॉल्ट TTL 1 आवर। तो ये डिफरेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, डिफरेंट पैरामीटर होते हैं जो सेकेंडरी सर्वर आप जब प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉन्फ़िगर करते हैं तो उस केस में ये पैरामीटर सेकेंडरी के लिए यूज़ होते हैं। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। अभी आप ये देखें तो आपके पास कंप्लीट इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। मेरे पास नेम सर्वर है, नेम सर्वर के अगेंस्ट मेरे पास DC1.example.local फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम आ रहा है। सिमिलरली आप रिवर्स लुकअप को भी करेक्ट करेंगे, example.local। यहाँ पे IP हम दे देंगे 172.16.0.105 जो कि हमारे इस सर्वर की IP है। ओके करेंगे तो आपका लोकल सर्वर है, कम्युनिकेशन ओके है इसके साथ, तो ये देखें ग्रीन इंडिकेशन भी साथ आ जाती है। अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। स्टेट ऑफ अथॉरिटी, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी को भी हम करेक्ट कर लेते हैं, example.local फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम हमने यहाँ पे मेंशन करना होता है। यहाँ पे मेंटेनर की रिस्पॉन्सिबल पर्सन की जो डिटेल है वो मेंशन कर देते हैं। अप्लाई डॉट, इसको अप्लाई करें एंड ओके करें। उसके बाद जोन्स के अंदर हमने रिकॉर्ड्स ऐड करने होते हैं। रिकॉर्ड के लिए ए रिकॉर्ड आपके पास होता है आपकी IP टू नेम के लिए, तो नेम के बाद आपने
यहाँ पे फुली क्वालिफाइड डोमेन है, वो डोमेन से खुद ही उठा रहा है। DC1 आपने लिखा, DC1.example.local आपके पास यहाँ पे शो हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे IP मेंशन करनी है 192.16.0.105 इस सर्वर की IP। यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट एसोसिएटेड पॉइंटर PTR रिकॉर्ड। लाइक आप ये चाहते हैं कि जैसे ही आप ये रिकॉर्ड क्रिएट करें तो आपका PTR रिकॉर्ड आपके रिवर्स लुकअप क्यूरीज के लिए भी क्रिएट हो जाए आपके इस रिवर्स जोन के अंदर। ऐड होस्ट क्लिक करें तो यहाँ पे जोन आई थिंक जो रिवर्स जोन है वो प्रॉपर नहीं बना हुआ, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। 172.16 डिलीट करके इसको दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं। न्यू जोन प्राइमरी IPv4, यहाँ पे IP आपने करेक्ट देनी है 16 एंड 0 DC1 EXAN। स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है आपने। 172.16.0.105 ओके करेंगे, अप्लाई करें एंड ओके करें। यहाँ पे भी हम स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी को ओके करेक्ट कर लेंगे। अप्लाई करें, ओके करें। उसके बाद रिकॉर्ड को फिर से क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे जोन पे, न्यू ए रिकॉर्ड, यहाँ पे आपने DC1 172.16.0.105 the host record is cannot be created, record already exists, I have to delete that where it exists। सो ये हमारा जो रिकॉर्ड है ए रिकॉर्ड है, जो PTR रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। PTR के केस में देखें पहले नेम की जगह यहाँ पे देखें नेम टू IP रेजोल्यूशन करवाता है 172.16.0.5। देन रिकॉर्ड का टाइप हमारे पास पॉइंटर एंड देन DC1.example.local। example.local आप फॉरवर्ड जोन में अगर जाएँ तो उसमें देखें आपके पास पहले नेम है, देन आपके रिकॉर्ड का टाइप है, देन IP है जिसको आपने रिजॉल्व करवाना है। यहाँ पे मैं अगर कुछ और रिकॉर्ड ऐड करवाना चाहता हूँ, लाइक मेरे पास कोई मेल सर्वर है और उसका रिकॉर्ड मैं ऐड करवाना चाहता हूँ mail1, और अगर सपोज़ कि उसकी IP है 16.0.120 तो उस केस में हम ऐड करते हैं, डन करते हैं, PTR पे आते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आपके पास इसका भी PTR रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपने अब चूँकि स्टब रिजॉल्वर के लिए आपने जोन ट्रांसफ़र को अलाउ करवाना होता है। स्टब जोन जो होता है उसके पास अपने तो जोन्स उसके पास नहीं होते, बल्कि रीड ऑनली कॉपी होती है आपके इन्हीं जो आपके अथॉरिटेटिव DNS सर्वर है उनकी। तो उसके लिए आपने जोन ट्रांसफ़र को अलाउ करवाना होता है। जोन ट्रांसफ़र को अलाउ करवाने के लिए जोन पे राइट क्लिक करेंगे, ये जोन फाइल है मेरी example.local, इस पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पे आया, जोन ट्रांसफ़र, 3 ऑप्शन आ रहे हैं। टू एनी आपने किसी एक स्पेसिफिक को करवाना है, किसी एक सर्वर को, तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं। टू एनी मींस कि आपने सारे जो आपके सर्वर हैं उनको जोन ट्रांसफ़र अलाउ करना है, तो उसके लिए आप एनी का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ओके करते हैं, एनी के साथ ही जाते हैं। प्रॉपर्टीज़, जोन ट्रांसफ़र टू एनी, अप्लाई एंड ओके। सो ये थी हमारी जो लोकल कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इसको लोकली इसी सिस्टम पे चेक करना चाहें
ns lookup dc1 डॉट एग्जाम्पल डॉट लोकल। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले हम जाते हैं नेटवर्क की सेटिंग में, नेटवर्क कनेक्शन पे जाएंगे, अडाप्टर्स पे जाएंगे, डिटेल्स, प्रॉपर्टीज़ में जाके आपने डीएनएस सर्वर को यहाँ पे मेंशन करना है। ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ है। इंटर करेंगे, आईपी टू नेम टू आईपी रिजॉल्व करवा रहा है। अगर मैं आईपी की बात करूँ 172.16.0.105, तो यहाँ पे इसने मुझे नेम शो करना चाहिए। अगर मैं 120 लिखूँ तो मेरे पास मेल सर्वर का रिकॉर्ड आना चाहिए, तो मेरे पास मेल सर्वर का रिकॉर्ड है। लोकली हमारे पास ये काम कर रहा है। ये हमारी एक जो वर्चुअल मशीन थी उस पर डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन जो रिक्वायर्ड थी वो हमने कर ली है। दूसरे हम उस पर चलते हैं, मशीन पे चलते हैं। रोल्स हमारे सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। कंट्रोल आर करके अगर आपने सर्विसेज देखनी है तो सर्विस की कमांड रन करें। सर्विसेज में आपके पास डीएनएस सर्वर की जो सर्वर है, सर्विस है, वो आपके पास शो हो रही होगी। डीएनएस सर्च करते हैं, डीएनएस क्लाइंट, एंड दिस वन इज़ डीएनएस सर्वर। यहाँ पे आप डीएनएस मैनेजर पे जाएंगे। डीएनएस मैनेजर ऑलरेडी जो जोन्स की फ़ाइल थी मैं इन्हें डिलीट कर लेता हूँ। लास्ट प्रैक्टिकल में मैंने यूज़ किया था। ऐड करते हैं यहाँ पे हम जोन्स को, नेक्स्ट करेंगे। ये भी प्राइमरी है। अब इसकी जो डोमेन है वो है टेक्निकल डॉट लोकल। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते जाएं। ऑप्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिनिश करेंगे। सिमिलरली हम यहाँ से रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट करें, प्राइमरी है। यहाँ पे आपने नेटवर्क की जो आईपी है वो देनी है, 192.168 और 229 हमारा नेटवर्क है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करते जाएं। ऑप्शन सेलेक्ट करें, सेकंड, नेक्स्ट एंड फिनिश। अभी जो इनके नेम सर्वर और जो स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी है उसको करेक्ट करना है हमने। यहाँ पे हमने फुली क्वालिफाइड डोमेन है मेंशन करना होता है। साथ ही हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे इसकी आईपी 192.168.229.10 आई थिंक, वेरीफाई कर लेते हैं। 21 IPv4 एड्रेस 21। सो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 21 को, ओके करें, अप्लाई करें, ओके करें। उसके बाद इसको फिर से हम इस पे जाते हैं और यहाँ पे हमने स्टेट ऑफ अथॉरिटी को भी करेक्ट करना है। यहाँ पे है टेक्निकल डॉट लोकल। इसकी डोमेन मैंने रॉन्ग मेंशन कर दी है, यहाँ पे टेक्निकल डॉट लोकल होगा। ओके करें, अप्लाई करें। डू यू वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड DC2? यस, ओके। सो नेम सर्वर का रिकॉर्ड और जो स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी था वो करेक्ट हो गया। चलते हैं रिवर्स जोन पे। यहाँ पे भी रिक्वायर्ड जो सेटिंग्स हैं उनको कर लेते हैं। टेक्निकल डॉट लोकल, यहाँ पे हम आईपी देंगे 192.168.229.21। इसी सर्वर की आईपी है। ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे एंड ओके। स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी को भी हम करेक्ट कर लेते हैं। मेंटेनर को भी हम अप्लाई एंड ओके।
होपफुली स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी। यहाँ पे हम ऐड करते हैं रिकॉर्ड्स को, DC2 होस्ट नेम एंड देन इसकी IP फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, वो ऑलरेडी उसके पास ऐड होता है, आपने जस्ट होस्ट नेम ऐड करना होता है और उसके बाद IP 192.168.229.12021। साथ ही इसका आप चाहते हैं PTR रिकॉर्ड बन जाए, ऐड करेंगे, ऐड डन, PTR पे आएंगे, रिफ़्रेश करेंगे तो 192.168.229.21 PTR रिकॉर्ड भी आपके पास क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे एक और होस्ट ऐड कर लेते हैं। हम यहाँ में tech2 के नाम से एक सपोज के मेल सर्वर है आपके पास, उसका ऐड कर लेते हैं IP 192.168.229.130 इसका कर लेते हैं, ऐड होस्ट करते हैं, डन पे करते हैं, रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे जोन को रिफ़्रेश करेंगे, आपके पास 130 का भी PTR रिकॉर्ड बन चुका है। CNAME रिकॉर्ड आप ऐड करना चाहते हैं, राइट क्लिक करेंगे, CNAME रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। CNAME रिकॉर्ड सपोज मेरा इस सर्वर का नाम dc2.example.local और मैं चाहता हूँ इसका एक दूसरा नाम server2example.local technical.local हो, तो उस केस में यहाँ पे आपने IP नहीं, यहाँ पे आपको फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम मेंशन करना होता है, जो इस सर्वर का फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, क्योंकि नेम के अगेंस्ट निक नेम होता है, IP के अगेंस्ट निक नेम या एलियासेस नहीं होते, तो आपने फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम मेंशन करना होता है, technical.local। ओके करेंगे। उसके बाद आपने जोन ट्रांसफ़र को अलाउ करवाना है तो एनी कर देते हैं, यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं, रिवर्स पे जाएंगे, रिवर्स पे भी जाके आपने प्रॉपर्टीज़, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़, जोन ट्रांसफ़र और यहाँ पे तो एनी कर लेते हैं, अप्लाई एंड ओके। लोकली अगर लुकअप हम चेक करना चाहते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास अगर मैं ns लुकअप की कमांड चलाऊँ, tech2 के नाम से एक हमने रिकॉर्ड क्रिएट किया था, देखते हैं उसको रिजॉल्व करवाता नहीं। इसके लिए पहले हम नेटवर्क की सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे हमने जो डोमेन नेम हमारा सर्वर है उसकी IP यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये हमारा सर्वर यहाँ पे हमने मेंशन करना है 21। ओके करें, क्लोज। अब हम इसको क्यूरी करते हैं तो ये देखें हमारी क्यूरीज रिज़ॉल्व करवा रहा है। 130 इसकी IP थी, मैं अगर इसकी IP को रिज़ॉल्व करवाऊँ 192.168.229.21 तो ये उसको भी रिज़ॉल्व करवा रहा है। अब हम चलते हैं, ये था कि हम अथॉरिटेटिव DNS जो जोन्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो कैसे बना सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने उस मशीन पे जहाँ पे हमने स्टब जोन्स क्रिएट करना है। ऑल करें तो यहाँ पे 10 एंड द सेकंड वन इज़ 107। यहाँ पे 2 नेटवर्क कार्ड्स में यूज़ कर रहा हूँ। उनकी प्रॉपर्टीज़ अगर दिखाऊँ तो एक पे जो मेरा नेटवर्क की जो सेटिंग है वो देखें, वो है 192.168.229 मेरी इस वर्चुअल मशीन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, जो मेरा DC1 जो सर्वर है। दूसरे अगर मैं नेटवर्क अडाप्टर की बात करूं तो इसकी IP 107.172.16.0.107 मेरे DC2 जो सर्वर है मेरा, जहाँ पे DNS मैंने कॉन्फ़िगर किया है, उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए मेरे पास ये नेटवर्क अडाप्टर है। दोनों की नेटवर्क जो IP रेंजेस हैं वो डिफरेंट हैं, अलग अलग नेटवर्क में दोनों
सेट किए हैं। सो चलते हैं हम DNS मैनेजर पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। DNS मैनेजर, जोन्स ऑलरेडी क्रिएटेड थे, इनको मैं कर लेता हूँ डिलीट। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट नहीं है, लास्ट प्रैक्टिकल के दौरान ये क्रिएट हुए थे। यहाँ से हमने ऐड करने हैं जोन। अब हम चूँकि स्टब जोन क्रिएट कर रहे हैं तो स्टब पे क्लिक करेंगे, थर्ड ऑप्शन, और जोन का नाम पहले हमने कौन से सर्वर के लिए करना है, कौन सी डोमेन के लिए करना है, उस डोमेन को मेंशन करेंगे। example.local हमारी एक डोमेन है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट, एंड यहाँ पे उसका IP example.local की IP जो रेंज थी 16.0.105। ओके करेंगे। यहाँ पे देखें ग्रीन इंडिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन इज ओके। सिमिलरली आप यहाँ पे बनाएंगे रिवर्स। नेक्स्ट करें, यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है स्टब जोन। नेक्स्ट करेंगे, IP रेंज हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। नेटवर्क की IPs 192.172.16.0 जो हमारा example.local वाली जो डोमेन थी उसके जो नेटवर्क हमारे पास रेंज है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे हम उस सर्वर की DNS सर्वर की IP देंगे जहाँ से जोन ट्रांसफ़र होना है, इसके लिए 16.0.105। सक्सेसफुल, फिनिश एंड ओके। अभी अगर मैं आपको यहाँ पे लेके जाऊँ तो रिफ़्रेश करें तो आपके पास देखें तीनों रिकॉर्ड SOA, नेम, NS एंड ए रिकॉर्ड्स, जो ग्लू ए रिकॉर्ड्स या ए रिकॉर्ड्स जिनको बोलते हैं, वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। रिवर्स लुकअप के लिए यहाँ पे PTR रिकॉर्ड शो नहीं होते, लेकिन आपके पास SOA एंड NS रिकॉर्ड आपके पास शो हो जाते हैं। उसके बाद हमने दूसरी डोमेन के लिए जोन फाइल को ऐड करना है, जोन को ऐड करना है, तो उसके लिए हम करेंगे स्टब जोन। दूसरी जो हमारे पास सेकंड डोमेन है technical.local के नाम से, नेक्स्ट करते जाएं। यहाँ पे उसकी IP हम मेंशन करेंगे 168.229 डॉट। हमारे जो है जो सेकंड जो मशीन थी, ये सेकंड विंडोज सर्वर, इसकी IP थी 21। ओके करेंगे, नेक्स्ट, फिनिश। सिमिलरली आप रिवर्स लुकअप जोन भी यहाँ पे क्रिएट करेंगे। स्टब जोन, नेक्स्ट IP की नेटवर्क की रेंज यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे 229। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आप सर्वर की IP प्रोवाइड करेंगे, इस सर्वर की IP नहीं, जिस सर्वर से आपने जोन शेयर करना है या जोन ट्रांसफ़र जहाँ से आपने अलाउ करवाया है, 229.21। ओके करें, फिनिश करें। एक दफ़ा रिफ़्रेश करके इसके रिकॉर्ड चेक कर लें तो ये देखें इसके अंदर ये रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब आती है टेस्टिंग की बारी। सो टेस्टिंग के लिए मेरे पास अब ये वर्क कैसे करेगा, इसकी वर्किंग चेक करने के लिए हमने यहाँ पे देखें जोन्स बना लिए हैं अलग अलग डोमेन में। ये स्टब जोन था, स्टब जोन यहाँ पे क्रिएट किया है, 2 जोन बनाए हैं। एक में हमने जो डोमेन दी है वो दी है, जस्ट अ मिनट, एक में हमने डोमेन जो सेट की है वो कौन सी डोमेन के लिए जोन बनाया हमने, technical.local के लिए। जो दूसरी जो हमने जो स्टब जोन बनाया है वो क्रिएट किया है किसके लिए, example.local के लिए। सो हमारे पास यहाँ पे 2 नेटवर्क कार्ड हैं। जब भी इसके पास क्यूरी आएगी वो ये देखेगा कि मेरे पास ये जो क्यूरी है वो कौन सी डोमेन की आ रही है, क्योंकि सेम डोमेन के जो नेम है technical.local, तो इसी डोमेन की इसके पास जोन फाइल भी, स्टब जोन फाइल भी बनी हुई है। ये देखें example.local के लिए जो जोन फाइल है example.local के लिए, technical.local की जो जोन फाइल जो डोमेन है उसके लिए technical.local की जोन फाइल हमारे पास बनी हुई है, जोन्स हमारे पास बने हुए हैं। सो इसके पास अगर क्यूरी आती है example.local XYZ example.local, तो वो ये नहीं देखता कि मैंने किसको फॉरवर्ड करना है एज़ कम्पेयर टू फारवर्डर्स। फारवर्डर्स तो ये करते हैं कि उसने फारवर्ड करना होता है क्यूरी को, जो भी आपने फारवर्डर वहाँ पे डिफ़ाइन किए हुए हैं।
तो जो फर्स्ट फारवर्डर है पहले उसको फॉरवर्ड करेंगे, वहाँ से रिस्पांस अगर मिल गया, वेल एंड गुड, ना मिला तो फिर उसने जो सेकंड फारवर्डर है उसको क्यूरी फॉरवर्ड करनी होती है। यहाँ पे स्टब जोन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपकी जो जोन फाइल है वो डिफ़ाइन करती है कि आपकी जो क्यूरीज़ हैं वो कहाँ से रिज़ॉल्व होंगी। मेरे पास अगर इस स्टब जोन में इस रिज़ॉल्वर के पास अगर क्यूरी आती है एग्जाम्पल डॉट लोकल, तो वो कहेगा हाँ मेरे पास ये जोन मौजूद है, गुड। फिर वो इस जोन में जोन फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स को चेक करेगा और रिज़ॉल्व करवाएगा। उसके पास टेक्निकल डॉट लोकल की क्यूरी आती है तो चेक करेगा कि हाँ मेरे पास ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स लुकअप जोन के अंदर ये जोन फाइल मौजूद है विद द सेम नेम, गुड, अवेलेबल। देन वो इसके अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है जो उसके पास क्यूरी आई है उसको वो रिज़ॉल्व करेगा। तो ये ऐसे काम करता है ये, मतलब इसको कुछ खुद से नहीं पता चल जाता कि मैंने क्यूरी कहाँ से रिज़ॉल्व करनी है, या हम कोई डीएनएस की प्रायोरिटी को सेट नहीं करते कि कौन सा डीएनएस पहले क्यूरी को जो है ना वो अवेल करे, उसको रिज़ॉल्व करे या रिस्पांस दे। अगर वहाँ से रिस्पांस ना आए तो फिर हमारे पास दूसरे डीएनएस के पास क्यूरी जाए। ऐसे कोई प्रायोरिटी या हम ऑर्डर डिफाइन नहीं करते। आपकी क्यूरी रिज़ॉल्व होती है स्टब रिज़ॉल्वर बैकएंड पे। इसकी नेचर ऐसे है कि वो क्यूरी को देखेगा कि उसकी क्यूरी कौन सी डोमेन से आई है और उस डोमेन की फ़ाइल उसके पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर उसके पास डोमेन की फ़ाइल, उसके पास जोन फाइल, उसके पास सेम डोमेन की जोन फाइल है, तो वहाँ से जो रिकॉर्ड्स हैं वहाँ से वो देख के कंपेयर करके उसको रिज़ॉल्व करके रिस्पांस जनरेट करेगा। इसके लिए एक जो नेटवर्क की सेटिंग है, मेरे पास ये जो नेटवर्क अडाप्टर है इथरनेट 0, इसकी अगर मैं आईपी देखूं तो ये देखें इसकी आईपी है 192.168.229.10। तो सेम ही मैंने यहाँ पे डीएनएस सर्वर को, जो कि इसकी खुद की आईपी है, उसको मैंने यहाँ पे एज ए डीएनएस सर्वर, क्योंकि स्टब जोन जो है ये भी एक डीएनएस सर्वर है, इसने भी क्यूरी रिजॉल्व करवानी है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सेकेंडरी वहाँ पे इसके पास ये अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर नहीं है। ये जोन वहीं से जो आपके अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर है वहाँ से हमने अलाउ किए हैं, और उनकी जो एक रीड ऑनली कापी है वो इसके पास है। जब भी हम उस जो अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर है हमारी, ये जो वर्चुअल मशीन 1 थी, DC1 एंड DC2, इनके रिकॉर्ड्स के अंदर कोई भी चेंजिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसके पास, क्योंकि इसके पास ए रिकॉर्ड्स एंड स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड्स होते हैं, तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स इसके पास अपडेट हो जाते हैं। आपको मैनुअली यहाँ पे चीज़ें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर दूसरे नेटवर्क अडाप्टर की मैं बात करूँ तो इस पे आप देखें मैंने डीएनएस सर्वर को सेम रखा है 107, इसी सर्वर की जो आईपी है, इसी नेटवर्क कार्ड की जो आईपी है। पावर शेल पे अगर हम चलें, एनएस लुकअप में अगर करूं, एनएस लुकअप में अगर DC1 डॉट एग्जाम्पल डॉट लोकल को रिज़ॉल्व करूं तो ये देखें मेरे पास ये रिज़ॉल्व हो गया। सर्वर में वो अननोन बता रहा है क्योंकि ये अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर तो नहीं है, तो इस वजह से सर्वर की इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं है। एड्रेस वो बता रहा है और उसका हमने उस सर्वर का होस्ट नेम या डोमेन हमने सेट नहीं की हुई, तो इस वजह से वो पूरा उसका नेम नहीं यहाँ पे शो हो रहा। अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर के केस में हमने, आपको याद हो तो हमने डीएनएस सफिक्स ऐड किया था, डोमेन ऐड की थी हमने, क्योंकि हमने डोमेन ज्वाइन नहीं थी करवाई हुई अपने वर्चुअल मशीन को या अपने सर्वर्स को। तो स्टब के केस में भी हमने कोई डोमेन ज्वाइन नहीं करवाई हो, लेकिन यहाँ पे हमें ये रिक्वायर्ड नहीं होता कि हम डीएनएस सफिक्स को भी ऐड करें, क्योंकि ये मल्टीपल डोमेन नेम स्पेसिस को या मल्टीपल डोमेन्स को वहाँ पे नेम रेजोल्यूशन कर रहा है बिटवीन मल्टीपल डोमेन नेम्स। तो इसके लिए आप किसी एक स्पेसिफिक डोमेन को सेट नहीं करते। सेट भी कर दें तो यहाँ पे शो होगी, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इसकी रेजोल्यूशन में, क्योंकि इसने जो क्यूरी रिज़ॉल्व करनी होती हैं वो करनी होती हैं जोन फाइल्स को देख के, कौन सी डोमेन से जो इसके पास क्यूरी आ रही है। अगर उसकी डोमेन की इसके पास जोन फाइल है तो वहाँ से ये रिकॉर्ड्स को देख के क्यूरी रिज़ॉल्व करेगा। अगर मैं यहाँ पे आपको DC2 डॉट टेक्निकल डॉट लोकल करके दिखाऊं तो ये उसको भी रिज़ॉल्व कर रहा है। DC2 पे आपको याद हो हमने एक टेक2 के नाम से रिकॉर्ड को डिफ़ाइन किया था, तो उसको देखें, उसको भी रिज़ॉल्व कर रहा है। अब हालांकि इसके जो रिवर्स जोन है, यहाँ पे अगर बात की जाए, ये रिवर्स जोन है आपके 72 नेटवर्क के लिए, ये रिवर्स जोन है आपके 192 नेटवर्क के लिए।
तो यहाँ पे देखें PTR रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन डिस्पाइट दैट अगर मैं यहाँ पे 192.168.229.130 करता हूँ तो ये आपको रिज़ॉल्व करके देगा। आई बिलीव कि आपको आउटपुट शो हो रही है, देखें नेम एंड उसकी IP। सिमिलरली मैं अगर दूसरे नेटवर्क को जो 172 नेटवर्क था उसको रिज़ॉल्व करवाऊँ, उसकी क्यूरीज़ को रेज करूँ, रिज़ॉल्व करवाऊँ 172.16.0.120 करें तो ये हमारे पास ओके मेल सर्वर था, उसको रिज़ॉल्व ये करेगा। देखें mail1.example.local। अब PTR के रिकॉर्ड तो इसके पास लोकली यहाँ पे नहीं है, तो ये कैसे वहाँ से रिज़ॉल्व करवा रहा है? ड्यू टू NS रिकॉर्ड इसको नेम सर्वर का पता है और इसको स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी का पता है। तो हम रिकॉर्ड को अपडेट करके देखते हैं। मैं अपनी वर्चुअल मशीन 1 पे चलता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक रिकॉर्ड ऐड करता हूँ। रिकॉर्ड देखें ये अथॉरिटेटिव DNS सर्वर है मेरा, वर्चुअल मशीन DC1 जो है। यहाँ पे मैं सपोज़ के ऐड करता हूँ VPN के नाम से और इसकी मैं IP दे देता हूँ 172.16.0.151 कर देते हैं। मेरे पास ये आ गया। रिवर्स में अगर जाएं रिकॉर्ड को रिफ़्रेश करें तो 151 यहाँ पे शो होना चाहिए, किधर गया? यहाँ पे हम फिर से ऐड करते हैं एग्जांपल में VPN 172.16.0.151। साथ हम पॉइंटर भी क्रिएट कर लेते हैं। डन करते हैं, रिफ़्रेश करें यहाँ पे तो यहाँ पे रिवर्स को भी रिफ़्रेश करते हैं, आपके पास पॉइंटर भी क्रिएट हो गया। अब मैं अपने इस स्टब जोन वाली वर्चुअल मशीन पे चलता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखें, यहाँ पे रिकॉर्ड को ही मैंने अपडेट नहीं किया, ना पॉइंटर किया है ना ये रिकॉर्ड किया है। जस्ट मैंने अथॉरिटेटिव DNS सर्वर DC1 पे रिकॉर्ड्स को अपडेट किए। 151 को करते हैं तो ये देखें VPN.example.local के नाम से आ रहा है। अगर आप नेम रेजोल्यूशन करवाना चाहते हैं तो इसको इंटर करें तो ये नेम को भी रिज़ॉल्व करवा रहा है। अब ये जो अननोन आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है कि जो हमारा ये जो स्टब रिज़ॉल्वर है या हमारा जो स्टब सर्वर है, इसका जो होस्ट नेम है हमने सेट नहीं किया हुआ है। तो होस्ट नेम अगर इसका सेट होता, इसका DNS सफिक्स सेट होता तो यहाँ पे भी ये उसको शो कर रहा होता। ये था आज का हमारा सेशन कि कैसे हम हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी DNS कैसे वर्क करते हैं, फॉरवर्डर कैसे वर्क करते हैं, और हमने प्रैक्टिकली ये देखा है कि हम स्टब जोन्स को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, स्टब रिज़ॉल्वर कैसे काम करते हैं और ये कौन से सिनेरियो में आपके लिए यूज़फुल होते हैं। एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड फॉरवर्डर्स ये लाइट वेट होते हैं। इसके जो रिकॉर्ड्स हैं, इसके पास टोटल जो है आपके पास 3 जो एसेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उसकी एंट्रीज़ होती हैं। मींस कि उनको ऑन करता है, होल्ड करता है, अपने पास रिकॉर्ड्स में इसके पास शो होती हैं। तो एक लाइट वेट है, मल्टीपल डोमेन्स हों या डिफरेंट डोमेन नेम स्पेसेस हों, उनके बिटवीन आपने अगर रेजोल्यूशन करवानी है तो उसके लिए यूज़ होता है। मैनुअली आपको यहाँ पे इन रिकॉर्ड्स को अपडेट नहीं करना पड़ता, जोन्स के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपडेट नहीं करना पड़ता आपके पास। इसके पास चूँकि अथॉरिटेटिव DNS सर्वर की नेम सर्वर एंड स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी की जो इन्फॉर्मेशन है, रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन होती है। तो जब भी आप यहाँ पे कोई चीज़ अपडेट करेंगे, रिकॉर्ड अपडेट करेंगे अथॉरिटेटिव सर्वर पे जहाँ से इसने जोन ट्रांसफ़र अपने अलाउ करवाए होते हैं स्टब जोन के लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे पोर्ट्रे हो जाती है, यहाँ पे शो हो जाती है, इसके पास इसके रिकॉर्ड्स में आ जाती है। और रिकॉर्ड्स एक दफ़ा मैं आपको फिर से चेक करवा लेता हूँ क्योंकि हमने एक रिकॉर्ड ऐड किया था और example.local। तो इसको रिफ़्रेश करें तो ये देखें इसके पास
DNS मैनेजर पे जाएं तो यहाँ पे हम एक दफ़ा फिर से रिकॉर्ड देख लेते हैं, लेकिन DC1.105 ही है। लेकिन यहाँ पे हमने क्यूरी रिजॉल्व भी कौन सी करवाई है, VPN वाला जो रिकॉर्ड हमने ऐड किया था वो भी हमने यहाँ पे रिजॉल्व करवाया है। अब वो रिजॉल्व कैसे हुआ कि इसके पास उस नेम सर्वर की जो रिकॉर्ड, जो यू कैन से दैट कि उसका जो रिकॉर्ड था वो इसके पास मौजूद था, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी इसके पास थी। तो इसको ये मालूम था कि ये जो क्यूरी है ये रिज़ॉल्व कहाँ से होनी है, और उसने वो क्यूरी वहाँ से रिज़ॉल्व की है। वीडियो के रिलेटेड जो स्टेप बाय स्टेप गाइड है उसके लिए मेरी गिटहब की एक रिपोजिटरी पे डॉक्यूमेंट मैंने रेडी करके रखे हैं, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, लाजमी उसको रेफ़र कीजिएगा प्रैक्टिकली लैब सेशन में। एंड वीडियो को लाइक, फॉलो एंड शेयर करें, फीडबैक लाजमी दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।